नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि आयशा मारवा अनिका से मिलने के लिए उसके कमरे में जाने ही वाली थी जब उसे पता चला कि अनिका को गोली लगी है। लेकिन तभी रोहित उसे रोक लेता है, ये कहकर कि हो शायद अनिका अभी सो रही है, उसने अपनी अभी दवाइयाँ ली हो सकता है वो भी सो गई हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर बाहर आ गया था। ऐसा कहने के बाद अब आयशा अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अब वो रोहित को भी अपने कमरे में जाने के लिए कह देती है। आयशा मारवा के कहने के बाद अब रोहित भी अपने कमरे में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अभी विवेक की बताई हुई जगह पर अनिका 15 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी। अनिका का यहाँ जल्दी आने का मकसद सिर्फ यही था कि वो पहले यहाँ पर जांच कर लेना चाहती थी कि कहीं उसे फंसाने के लिए कोई ट्रैप तो नहीं बिछाया गया है, कहीं ये किसी दुश्मन का कोई जाल तो नहीं है। लेकिन अनिका को यहाँ आने के बाद इसमें किसी भी तरह का कोई भी ट्रैप नजर नहीं आया और अब उसका शक भी मिट चुका था। ये जो जगह थी वो शहर से थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली और हरियाणा के बीच में मौजूद थी, जिसके आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कुछ और। इस सुनसान जगह पर बस एक चाय की पुरानी सी टपरी थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, वहां पर रास्ता पूरा ही सुनसान था, वो जगह एकदम से ही सुनसान थी। अनिका उसी चाय की टपरी पर खड़ी अभी विवेक का इंतजार कर ही रही थी। वहां चारों तरफ देखने के बाद अनिका को वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगता, बस वहां पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। इतने में ही अनिका की आंखों में एक कार की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। जैसे ही वो कार आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसकी लाइट से अब अनिका की आंखें कुछ पल के लिए तो बंद हो जाती हैं, क्योंकि उस कार की रोशनी सीधे ही अनिका की आंखों में आकर लग रही थी। वो कार अब अनिका से थोड़ी ही दूरी पर आकर रुकती है और उसमें से एक हुड्डी पहने हुए लगभग 35 साल की उम्र का एक इंसान उतरता है। उस हुड्डी की टोपी होने के कारण उस इंसान का चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था अनिका के लिए। उस इंसान ने हुड्डी से अपने पूरे ही चेहरे को छिपा रखा था ताकि कोई भी उस पर शक ना करे और कोई भी उसे ऐसे पहचान ना सके। वो इंसान अब धीरे धीरे से चलकर अब अनिका के पास आता है और फिर उसने अनिका से कहा, थैंक्स डॉक्टर अमृता, आप इतने कम समय में मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई। मेरा अभी उसकी बात सुनकर अभी अनिका हाँ में सिर्फ अपना सिर हिला देती है और अब बोलती है, कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी थी और वो भी इतनी ज़रूरी। अनिका की बात सुनकर अब वो इंसान कहता है, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, दरअसल मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। उस आदमी की बातें सुनकर अब एक पल के लिए तो अनिका एकदम के तो लिए अनिका हैरान हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि इस इंसान को ना तो वो जानती है ना ही कुछ और, लेकिन ये इंसान सामने से ही उसे फ़ोन करके और अब अपनी हेल्प के लिए उससे गुहार लगा रहा है। उसकी बात सुनकर अब अनिका एकदम से बोलती है, हेल्प लेकिन किस लिए? अनिका ने काफ़ी रुकेपन से विवेक से ये कहा था। अब अनिका फिर से कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तुम तो निर्दोष लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हो और तुम खुद अब मुझसे मदद की उम्मीद कर रहे हो। अरे अगर तुम्हें मदद इतनी ही चाहिए है तो कम से कम इंसानियत के नाते तो इन लोगों पर रहम करो जिनके ऊपर तुम इतना सारा अत्याचार कर रहे हो। आखिर उन लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? अनिका इतना ही सब एक सांस में कह देती है। अनिका को ही अब बीच में ही काटते हुए विवेक कहता है, पहले एक बार मेरी बात तो डॉक्टर अमृता ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद ही आप अपनी राय बनाना मेरे प्रति कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अब उसकी ये बात सुनकर अनिका फिर से सरप्राइज हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि ये इंसान इतने दावे के साथ कैसे बोल रहा है कि मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी किसी जाल में खुद ही फंसा हो? अनिका को शक तो हो जाता है, लेकिन अभी वो चुपचाप बस वहां पर विवेक की बातें सुनने के लिए भी खड़ी हो जाती है।
अब विवेक आगे कहना शुरू करता है, दरअसल ये काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है। उस इंसान की बातें सुनकर अब अनिका कहती है, मजबूर? लेकिन क्यों? और आखिर कौन है जो तुम्हें मजबूर कर रहा है इस काम को करने के लिए, और तुम्हारी क्या ही मजबूरी है जो तुम ये काम कर रहे हो? अनिका के इतने सारे क्वेश्चन सुनकर अब वो विवेक बारी बारी से ये सब बताना शुरू करता है। अब विवेक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये सब कुछ करने के लिए दरअसल मेरी फैमिली को उन लोगों ने किडनैप किया हुआ है। वो लोग मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैं इस काम को ऐसे ही कंटिन्यूस नहीं करूंगा तो वो मेरी फैमिली को मार देंगे। अगर मैंने उन लोगों की बात मानकर उन लोगों का काम पूरा कर दिया तो वो लोग मेरी फैमिली को सही सलामत छोड़ देंगे। उन्होंने पिछले 3 साल से मेरे पूरी की पूरी फैमिली को किडनैप करके रखा हुआ है। 3 साल हो गए हैं, मैंने तो अब तक अपनी बेटी का भी चेहरा नहीं देखा है। जब वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हुई थी तब वो केवल कुछ ही महीनों की थी। उस आदमी की बातों को सुनकर अब अनिका को उसकी बातों में कहीं ना कहीं दर्द दिखाई दे रहा था। वो उसकी आंखों में अनिका अब साफ देख पा रही थी कि ये आदमी सच में कितना ही परेशान था। अनिका उसके ऊपर अब तो कुछ उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। अब कहीं ना कहीं उसकी बातें अभी अनिका को मजबूर कर रहे थे कि वो उसके ऊपर विश्वास करे। लेकिन अनिका अभी भी उस आदमी की बातें ध्यान से सुनना चाहती थी, इसलिए अनिका बीच में एक भी शब्द नहीं बोलती। अब विवेक लगातार आगे कहना शुरू करता है। अब विवेक कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी फैमिली किस हाल में होगी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, वो मुझे याद भी करती है या नहीं, पता नहीं। वो जब मैं उसके सामने अगर कभी भगवान ने चाहा अगर मैं कभी गया भी तो पता नहीं वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं, या मैं ऐसे ही इन्हीं लोगों के यहाँ पर रहने के बाद ये लोग ही मुझे मार डालेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता है, और मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मेरी फैमिली अब तक जिंदा भी है या सच में ये उन्हें भी खत्म कर चुके हैं। विवेक की बात सुनकर अनिका विवेक को कहती है, बात क्या है? दरअसल तुम मुझे सीधी सीधी बताओ, आखिर उन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को किडनैप क्यों किया है? और जब उन्होंने तुम्हारी फैमिली को किडनैप किया था तो तब तुम कहाँ पर थे? तो अनिका की बातें सुनकर विवेक फिर से कहता है, मैं एक रिसर्च कर रहा था। जब मैं अपनी रिसर्च करके जब मैं वापस घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बच्ची और मेरी बूढ़ी माँ में से कोई भी मेरे घर पर नहीं है। मैंने अपने घर का कोना कोना छान माना। मैंने सब पड़ोसियों से भी उनके घर जाकर पूछा कि किसी ने क्या मेरी माँ को, मेरी बीवी को या मेरी बेटी को किसी ने भी देखा है, लेकिन मुझे उनका कोई भी अता पता नहीं मिला। फिर मुझे घर के कोने में एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था, अगर अपने परिवार को देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, और अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो इसका खामियाजा तुम्हारे परिवार वालों को ही भुगतना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अब वो इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों के साइड के कोने में पानी उतर आता है, लेकिन अब वो अपने आंसुओं को पूछते हुए वो तो अब अपने आप को खुद ही संभालता है और उसके आगे कहना शुरू करता है, पहले तो मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी और मैं सीधे ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के दाखिल हुआ तो इतना कहते ही अब वो आदमी फिर से चुप हो जाता है। अब यहाँ पर अनिका के लिए भी एक सस्पेंस खड़ा हो गया था कि इससे आगे क्या हुआ। अब अनिका इस बात को और आगे जानने के लिए उत्सुकता से कहती है, तो क्या हुआ फिर उसके आगे? अब विवेक फिर से कहता है, जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे वहां पर एक पार्सल मिला, उसमें मेरी पत्नी की कटी हुई उंगली थी। उसी के साथ एक और लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि आज सिर्फ हमने उंगली भेजी है, अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो अगली बार उंगली नहीं सीधा सिर ही भेज देंगे। मैं उस दिन से अपने परिवार को बचाने के लिए अब फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अब उन लोगों के बताए गए काम को कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं, वहां पर न जाने ऐसे कितने ही लोगों को उन लोगों ने ऐसे जबरदस्ती से वहां पर काम करने के लिए रखा हुआ है। जो भी ये इंसान है जो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, इसने न जाने मेरे जैसे कितने ही लोगों को वहां पर बंदी बना कर रखा है, न जाने कितने ही लोगों को ऐसे ये काम करने के लिए मजबूर किया होगा, क्योंकि सभी लोग तो ये काम नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जब भी मैं डेली वहां पर ये एक्सपेरिमेंट होते हुए देखता हूँ तो मेरी खुद की रूह तक कांप जाती है, हालांकि मैं तो खुद भी ये सब नहीं देख पाता हूँ। वहां पर इंसानों के साथ बहुत ही बदतर किया जा रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है ये तो आज तक मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि जो भी इंसान ये सब करा रहा है उसमें इंसानियत नाम का कोई चीज भी नहीं है।
उस आदमी को अगर एक पल के लिए कोई भी ऐसा अपने परिवार के लिए रोता हुआ देख ले तो वो भी खुद मजबूर हो जाए उसकी हेल्प करने के लिए। ये तो सिर्फ अनिका थी जिसने आज तक न जाने कितने ही लोगों की उसकी समस्याओं में हेल्प की थी। यहाँ पर अनिका उसके आंसुओं को देखकर उसके आंसुओं पर यकीन तो करना चाहती थी, लेकिन उस पर यकीन करने के लिए पहले अनिका ये भी जान लेना चाहती थी कि ये इंसान सच भी बोल रहा है या नहीं। अब वो इंसान आगे कहता है, अनिका मैडम वहाँ पर लोगों के साथ इतना गंदा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और हमें मजबूर होकर उस दवाई को बनाना भी पड़ रहा है। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है वो एक बहुत ही क्रूर आदमी है जिसमें ना तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ है और ना ही वो किसी पर रहम करने वाला है। अगर हम में से कोई भी उसके आदेश के विरुद्ध जाएगा तो या उसके कहे अनुसार काम नहीं करेगा तो उसने न जाने कितनी ही फैमिलियों को ऐसे बंदी बनाया हुआ है और वो कभी भी उसकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबको मजबूर होकर अपने परिवार के वास्ते बाकी के जो भी निर्दोष आदमी हैं उन पर ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। ये हम भी खुद नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी इच्छा के विरुद्ध इस काम को करने के लिए मजबूर हैं। अनिका को अब उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर थोड़ी सी दया आने लग जाती है, लेकिन अब अनिका विवेक की बात सुनकर अब अनिका कहती है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुम ये सारी बातें अब मुझे क्यों बता रहे हो। अब अनिका की बात सुनकर अब वो विवेक फिर से कहता है, एक्चुअली आप लोग वहाँ पर शायद उस मेंटल हॉस्पिटल के तहखाने में आए होंगे। मुझे आपका वहाँ नंबर ये वहाँ पर तहखाने में ही मिला, उसको कोई और ना उठा ले या किसी को आप पर शक ना हो जाए, इसीलिए मैंने सबसे पहले जब मैंने इस कार्ड को देखा तो मैंने ये आपका विजिटिंग कार्ड अपने पास उठा लिया और जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम लगा तो मैंने उसे उठा लिया। अनिका अब उस विवेक की बातें सुनकर अब अनिका पूछती है, क्या तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार को छुटाने में तुम्हारी मदद करूं, इससे अलग और तुम्हारा क्या मकसद है। अनिका की बात सुनकर अब विवेक आगे कहता है, मैडम मुझे आपका कार्ड वहीं बेसमेंट में ही मिला था, मैंने भी वहां पर कोई किसी को आपको शक ना हो इसलिए मैंने भी तो आपको बचाने के लिए इसे उठाया है। इस पर मैं नहीं चाहता था कि इस कार्ड पर किसी की भी नज़र पड़ती, मैंने इसे उठाया जिसके कारण किसी और को भी वहाँ आपके आने के बारे में शायद पता नहीं चल पाया है। विवेक की ये सारी बातें सुनकर अनिका ने कहा, तो तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्या तुम मुझे ये क्लियरली बताओगे कि मैं तुम्हारी किस तरह से अब हेल्प कर सकती हूँ। तभी विवेक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी जिसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी है और इसे बताने के बाद शायद आपकी इस केस के मामले में बहुत ही बड़ी आपको एक बढ़त मिलेगी। विवेक की बात सुनकर अब अनिका ने विवेक की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो और मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट कर लूँ कि तुम इस बारे में सच कह रहे हो। विवेक के पास अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी वो बिल्कुल चुप खड़ा था। अनिका फिर से कहती है कि अब तुम्हारे परिवार की जान को खतरा नहीं होगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, तो अगर उन इंसानों को पता चल गया कि तुम मेरी पीछे से हेल्प कर रहे हो या तुमने कैसे भी करके मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है या तुम उन लोगों से कुछ भी छुपा रहे हो, तो हो सकता है कि वो इसी के दंड स्वरूप तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई भी हानि पहुंचाए। हो सकता है कि वो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को ही खत्म कर दे। इसलिए तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो तुम इतना खतरनाक काम कर रहे हो, तो जब तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन ऐसे निर्दोष लोगों तक को ऐसा इंजेक्शन देने, ऐसी दवाई देने के बारे में भी नहीं सोचा, तो अब तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, अब तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को खतरे में क्यों डालना चाहते हो। अनिका की बातें सुनने के बाद विवेक कहता है कि पिछले 3 सालों से मैंने अपने परिवार को तो देखा भी नहीं है, पता भी नहीं अभी वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि जो होने वाला है उसे तो रोका नहीं गया, तो ना सिर्फ मेरा परिवार बल्कि किसी और का परिवार भी नहीं बचेगा। अभी जो वहाँ पर चल रहा है उसको वहाँ पर रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरा परिवार मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके बचा भी लिया तो इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद का इफ़ेक्ट जो लोगों पर पड़ेगा तो शायद उससे मेरा परिवार फिर बाद में बच भी नहीं पाएगा। आपने बेसमेंट्स में जो भी देखा है वो बस ध्यान भटकाने के लिए था, उसका असली प्लान कुछ और ही है। ये बात सुनकर अब अनिका एकदम से हिल जाती है, क्योंकि जो बेसमेंट में हो रखा था वो भी कोई कम इंसानियत को चकनाचूर करने वाली चीज़ें नहीं थी। उसी को देखकर ही अच्छे खासे इंसान का दिल दहल जाए। और अभी विवेक कह रहा है कि ये जो कुछ भी आपने देखा है वो तो असली प्लान ही नहीं है। यहाँ पर अनिका एक पल के लिए तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर
विवेक यहाँ पर अनिका से क्या बात करना चाह रहा है, और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक है तो वो इससे ज़्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है। अब अनिका काफ़ी हैरान होकर अब उस विवेक से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर उन लोगों का प्लान क्या है। अब विवेक कहता है कि मैडम मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता चला है गुप्त सूत्रों के द्वारा कि हमने जो ये वायरस बनाया है, ये इस वायरस को दिल्ली की पानी की पाइपलाइन में डालना चाहते हैं, ताकि जितने भी दिल्ली वासी हैं वो सब इस पानी को पिए और इस वायरस से इफेक्टेड हो जाए, और धीरे धीरे से इन लोगों की जान चली जाए दुनिया में। पहले दिल्ली शहर में एक ऐसा हड़कंप मच जाए कि सब लोग जानवरों की तरह व्यवहार करें, वो एक दूसरे को मार काट डालें। मुझे नहीं पता इन लोगों का ये सब करने का क्या मकसद है। ये इस काम को 2 या 3 दिन के अंदर ही करेंगे, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन वो लोग यहाँ से ये सब करके अपने ऊपर से पुलिस और कानून का ध्यान हटाना चाहते हैं। असली तबाही की तैयारी तो वो अभी कहीं और ही करने वाले हैं। अनिका अब कहती है कि क्या दिल्ली जैसे शहर को, जिसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो इतना भीड़ भाड़ का इसका शहर है, उस जैसा देश में ये तबाही मचाना क्या वो कम होती है। अब विवेक अनिका की बात सुनकर कहता है, हाँ मैडम मुझे भी पता है कि दिल्ली जैसे शहर में आबादी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए शायद ये लोग इस शहर को ही सबसे पहले टारगेट करना चाहते हैं, और इस यहाँ पर टारगेट करने के बाद जब यहाँ की पुलिस और यहाँ का कानून यहाँ पर दिल्ली को ही संभालने में लग जाएगा, तब ये लोग कर्नाटक से लगे समुंदर के किसी टापू पर इसका अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर वो वहाँ पर भी ऐसा ही वहाँ पर भी एक जाल बिछा देंगे, वहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही बड़ा करने वाले हैं जिससे कि दुनिया में हाहाकार मच जाए, लोग एक दूसरे को मारने के लिए, मिटाने के लिए आपस में लड़ने लग जाएंगे। यहाँ पर लोग इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह लड़ेंगे। जैसे जानवर एक दूसरे को मार कर खा जाते हैं, वो उसका सत्यानाश कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इंसानों में जंग देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि यहाँ पर, क्योंकि फिर ना तो कोई कानून होगा, ना ही कोई पुलिस वाला होगा, ना यहाँ पर कोई इंसानियत को बचाने वाला होगा। जबकि हमें तो ये भी नहीं पता कि हम लोगों ने जो खुद ये ऐसा वायरस बनाया है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी क्या होएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं भूल ना चूक से ये वायरस हमारे भी शरीर में आ जाए, तो उससे भी हम फिर क्या ही कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। मुझे पता है कि हमने जो भी ये वायरस बनाया है ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मैडम इसको बनाने के लिए हम भी मजबूर थे। अब अनिका समझ जाती है कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं या जो भी ये वायरस बनवा रहा है, वो शायद यहाँ पर इस दुनिया में अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, इसलिए शायद ही उसने ऐसा भयानक प्लान बनाया है। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है। अब विवेक फिर से आगे कहता है, मैडम अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो हमारे देश में एक ऐसा तबाही का मंजर देखने को मिलेगा जिससे हमारे देश को उबारने के लिए कई 100 साल लग जाएंगे, और ये उभर भी पाएगा या नहीं इसके बारे में भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये सारी बातें करने के बाद अब विवेक एकदम से चुप हो जाता है। अब अनिका उसकी आंखों में देख रही थी कि उसे विवेक की आंखों में एक सच्चाई नजर आ रही थी, जिससे उसकी सच्चाई को देखकर अब अनिका का उसके ऊपर विश्वास करने का भी कहीं ना कहीं मन कर रहा था। इसलिए अब अनिका ने कहा, क्या तुम मुझे अपने बॉस का नाम पता बता सकते हो कि वो कैसा दिखता है या फिर कौन है, ताकि तभी विवेक के चेहरे पर एक परेशानी नजर आती है। उस परेशानी को देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। अगर तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ भी पता है, उसका हुलिया, उसका नाम, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हैं ताकि उस इंसान तक हम पहुंच सके। अब विवेक आगे कहता है, हाँ मैडम मैं देना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने भी खुद आज तक उस इंसान को कभी भी नहीं देखा, क्योंकि वो कभी यहाँ नहीं आया है। हाँ लेकिन उसका एक खास आदमी एक बार यहाँ जरूर आया था, और उसके मुंह से मैंने उसके बॉस का नाम सुना था। जब वो उसे फोन कर बात कर रहा था तो वो इंसान उसे पीवी कहकर बुला रहा था। दूसरी तरफ आयशा मारवा भी अपने कमरे में चली तो गई थी, लेकिन आयशा मारवा बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। उसे मारवा हाउस में जो भी कुछ हो रहा था उसमें उसे संदेह हो रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ही है। पता नहीं आजकल बच्चे क्या ही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आयशा मारवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर हो रही हर घटना के बारे में। अब उसके मन में जिज्ञासा जाग जाती है कि अब वो इसके बारे में कुछ ना कुछ पता लगाए।
और इसके बारे में पता आयशा मारवा तभी लगा सकती है जब वो अनिका से बात करे, क्योंकि एक अनिका ही है जो इसमें उसकी हेल्प कर सकती थी। क्योंकि मारवा हाउस में हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी जिससे अब आयशा मारवा को और भी ज़्यादा शक हो जाता है। इधर एक तरफ से तो अनिका को गोली लग गई थी, उसकी वजह से भी आयशा मारवा बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। और दूसरी ही तरफ आयशा मारवा दिन प्रतिदिन देख रही थी कि बच्चे भी अब ज़्यादा टाइम बाहर नहीं आते हैं, वो अपने कमरे में ही रहते हैं, उनका खाना पीना सब कमरे में ही सर्व किया जाता है नौकरों के थ्रू। वो नौकर उनका खाना कमरे में ही दे आते हैं तीनों ही टाइम। बच्चे खाना खाने के लिए बाहर नहीं आते हैं, ना ही वो ज़्यादा कोई खेल कूद करते हैं। बच्चों के ऊपर भी अब आयशा मारवा को भी थोड़ा बहुत शक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रिया तो कितनी ही चंचल थी, रिया तो कितनी ही सबको परेशान करने वाली चंचल रहने वाली लड़की थी, लेकिन अब रिया भी अपने ही कमरे में रहती थी। तीनों बच्चे पता नहीं अकेले क्या ही करते रहते थे। आयशा मारवा को दिखने में तो कभी आयशा मारवा को ये तो शक नहीं हुआ कि ये बच्चे वही नहीं है, लेकिन आयशा मारवा अब उनके व्यवहार को देखकर अब कंफ्यूज हो चुकी थी और इसके बारे में अब वो रोहित और अनिका से बात करना चाहती थी। रोहित का तो पता नहीं, लेकिन आयशा मारवा को जरूर पता था कि अनिका को उसने सबसे पहले अपनी फ्रेंड बनाया था, तो अनिका एज ए फ्रेंड आयशा मारवा को सब कुछ बता देगी। इसलिए आयशा मारवा इसी उम्मीद से अब सोचती है कि अभी तो अनिका शायद सो गई है, लेकिन कल सुबह मैं सबसे पहले अनिका से इस बारे में ही बात करूंगी। मुझे सब कुछ पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसा गिल्ट फील, मुझे कुछ ऐसी इंटेंशन हो रही है जैसे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है जो मेरी ही आंखों के सामने छिपा हुआ है, या हो सकता है कि मेरे से छिपाया जा रहा है। यहाँ पर सारी ही काम अजीब अजीब से मुझे ही क्यों लग रहे हैं, या ये मेरे ही मन का वहम है। अगर ये मेरे मन का वहम है तो मुझे इसे अनिका से एक बार बात करके इसे दूर कर लेना चाहिए। हो सकता है मैं अभी मेरी उम्र के साथ साथ अब मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ, या मैं अब बच्चों से या रोहित अनिका से इस परिवार से अब इतना प्यार करने लगी हूँ कि अब मुझे इनसे दूर जाने से भी डर लगता है। इन्हीं सभी आयशा मारवा के मन में यही सभी उथल पुथल मचा हुआ था, क्योंकि जब तक आयशा मारवा यहाँ पर मारवा हाउस में रहने के लिए नहीं आई थी, वो वहाँ पर एकांत में अकेली रहती थी। लेकिन जब से वो मारवा हाउस में रहने के लिए आई थी, उसके बाद से ही आयशा मारवा का ज़्यादा समय बच्चों के साथ ही बीता है। उसका तो पूरा ही दिन यहाँ पर उसके बच्चों के ही पीछे इधर उधर चला जाता है, क्योंकि रोहित और अनिका तो ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। लेकिन उन्होंने भी हमेशा से ही आयशा मारवा को समय तो दिया था, लेकिन बच्चों के साथ आयशा मारवा कुछ ज़्यादा ही रही थी। सारी ही चीज़ें, हालांकि सारा काम मारवा हाउस में, सारे कार्य प्रणाली सब आयशा मारवा ही देख रही थी, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही सब चीज़ों में अब शक सा महसूस होने लग गया था। लेकिन अब वो इसके बारे में बात करे भी तो करे किससे। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में भी श्वेता आजकल काफ़ी बिजी चल रही थी। वो अपनी फार्मेसी से आज पूरा दिन फार्मेसी में ही इतना बिजी थी कि वो आज रात को घर पर लेट ही आई थी। अब वो सीधा आकर अब अपनी माँ अंजलि से कहती है कि मॉम मुझे भूख नहीं है, मेरा खाना हो गया है, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में ही जा रही हूँ। और अंजलि को वो जबकि श्वेता जब जाने लगी तब अंजलि ने कहा कि बेटा मुझे लगता है कि तुमने शायद अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में दिखाई दे रही हो। तभी श्वेता कहती है नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं लगता है मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए मुझे अपने कमरे में अभी जाकर आराम करना चाहिए। अब अंजलि कहती है बेटा लेकिन एक गिलास गरम गरम दूध तो लेते हुए जाओ, क्योंकि तुमने खाना भी नहीं खाया है। अंजलि की बात सुनकर अभी श्वेता फिर से कहती है नहीं मोम, मेरा कुछ भी अभी लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरा खाना आज थोड़ा हैवी हो गया था, मैंने वहाँ पर फार्मेसी में ही खाना खा लिया था, इसलिए अब मुझे लगता है थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इतना कहने के बाद अब अंजलि भी आगे श्वेता को कुछ नहीं कहती और श्वेता भी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब श्वेता अपने कमरे में जाती है तो जैसे ही वो वॉशरूम में जाने के लिए तैयार होती है तो तभी श्वेता का फ़ोन बार बार बजने लग जाता है। श्वेता भाग करके जब अपने फ़ोन को अपने बैग से निकालने लग जाती है तो तब वो देखती है कि उसके फ़ोन पर उसका फ़ोन बार बार बजा ही जा रहा था। वो जल्दी से उसकी जिप को खोलने लगी, लेकिन उसकी जिप कहीं पर अटक गई। जब तक वो अपनी उस जिप को ठीक करती तब तक फ़ोन कभी कट रहा है कभी बज रहा है। उसके फ़ोन पर बार बार ही कॉल आ रही थी। उसे देखकर अब श्वेता थोड़ी सी इरिटेट सी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार ऐसे कौन
कॉल कर रहा है। एक पल के लिए तो वो समझ गई थी कि हो सकता है लक्ष्य ही उसे कर रहा हो, लेकिन अब लक्ष्य से बात करने के लिए कहीं ना कहीं श्वेता भी बेचैन थी। अब वो जल्दी से एक झटका मारती है जिससे श्वेता के पर्स की भी चैन टूट जाती है और वो जल्दी से अपने फ़ोन को अपने पर्स में से बाहर निकालती है। जब श्वेता ने अपना फ़ोन अपने पर्स से बाहर निकाला तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही अब वो फिर से कॉल को मिलाने ही वाली थी लक्ष्य के पास, तो वो देखती है कि फिर से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उस पर नंबर किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्य का ही फिर से फ्लैश हो रहा था। उस नंबर को देख के अब श्वेता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अब वो फ़ोन को उठाते हुए बोली, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। श्वेता इतना बोल के चुप हो गई, लेकिन जैसे ही सामने वाले की बातें सुनी वो मानो जड़ सी गई और उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई। अब श्वेता एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, क्या क्या कह रहे हो तुम? तभी दूसरी तरफ से लक्ष्य कहता है, हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूँ श्वेता। तभी श्वेता फिर से कहती है, लेकिन क्यों? तुमने ये सब किया ही क्यों? यहाँ पर लक्ष्य फिर से कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे से मिलने के लिए भी टाइम नहीं है। आज तुमने पूरा दिन, मैंने कितने ही कॉल किए लेकिन तुमने ना तो मेरे किसी कॉल का जवाब दिया ना किसी ही मैसेज का। लगता है तुम अपने काम में इतनी बिजी हो गई हो कि तुम शायद अब मुझे भी भूल गई हो। अरे हमारे रिश्ते की बात क्या चली, अब तो श्वेता मुझे ही भूल गई। ये सब कहते हुए अब दूसरी तरफ से लक्ष्य मुस्कुराने लग जाता है। लक्ष्य के चेहरे पर स्माइल साफ साफ देखी जा सकती थी। इधर लक्ष्य की आवाज़ सुनकर अभी श्वेता भी थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य ने श्वेता को बात ही कुछ ऐसी कह दी थी जिससे श्वेता के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई थी। क्योंकि लक्ष्य यहाँ पर खुद श्वेता के घर के बाहर आकर वो विंडो की तरफ से उसकी बालकनी में खड़ा हुआ था, इसलिए जब लक्ष्य ने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे की बालकनी में खड़ा हूँ, ये सुनते ही श्वेता की तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई हो। श्वेता को यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्य कभी कुछ ऐसा भी कर सकता है। श्वेता ने हमेशा से ही लक्ष्य को एक जेंटलमैन की तरह देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लक्ष्य श्वेता से मिलने के लिए इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। अब श्वेता जल्दी से बालकनी की तरफ भागती है तो वो देखती है कि सच में लक्ष्य तो बालकनी में ही खड़ा था। वो अपना कांच वाला विंडो खोलती है जिससे अब वो लक्ष्य को कमरे के अंदर लेकर आती है। लक्ष्य जैसे ही कमरे के अंदर आता है अब वो अपनी शिकायतें शुरू कर देता है लेकिन श्वेता तो उसकी किसी भी शिकायत को ना सुनने के मूड में थी। वो तो बस अब बिना आंखें झपकाए ही वो लक्ष्य को ही ऐसे घूरे जा रही थी जैसे पता नहीं उसने कितने ही सालों बाद लक्ष्य को देखा है। और इधर लक्ष्य का भी हाल कुछ ना कुछ ऐसा था, लेकिन वो कम से कम अपनी शिकायतें तो बता रहा था श्वेता से ना मिलने की। लक्ष्य इधर से बोला ही जा रहा था, क्या है श्वेता जी, ये क्या कर रही हैं आप? कम से कम मुझसे मिलने के लिए आप लंच या डिनर तो प्लान कर ही सकती हैं। लक्ष्य अपनी ही बातें किए जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से श्वेता को तो दूसरी ही चिंता खाई जा रही थी, कभी यहाँ पर कि उन दोनों को कोई उसके कमरे में ना देख ले। श्वेता भड़बड़ाते हुए कहती है, आप यहाँ आए कैसे? लक्ष्य अब यहाँ पर श्वेता की हड़बड़ाहट को अच्छे से समझ रहा था। वह अब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा के श्वेता को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारी बालकनी से? क्या? लेकिन आप ऊपर कैसे आए? श्वेता ने बड़े ही हिचकिचाते हुए पूछा और बड़े ही डर के साथ भी, क्योंकि श्वेता को पता था कि ऊपर चढ़ते हुए बालकनी की तरफ आते हुए लक्ष्य को यहाँ पर चोट भी लग सकती थी पाइप से चढ़ के। तभी लक्ष्य ने कहा, अभी श्वेता कुछ बोलती कि अचानक से उसके रूम के डोर पर उसकी माँ बोली, श्वेता बेटा तू ठीक तो है ना? अभी चिल्लाने की क्या आवाज़ आई थी? गेट खोलो श्वेता। अंजलि की आवाज़ सुनकर यहाँ पर श्वेता एकदम से घबरा जाती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अब श्वेता घबरा गई। वो डरते हुए वहाँ पर लक्ष्य को देखकर बोली, ओ नो, मम्मा आ गई है। उन्होंने अगर आपको यहाँ पर देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी कि हमारे बीच में पता नहीं यहाँ पर बंद कमरे में क्या क्या चल रहा है पीछे से। ये सब सोचते ही एकदम से श्वेता की आंखों में शर्म की लज्जा एकदम से आ गई थी। अरे क्या सोचेंगी से क्या मतलब है? तुम्हारी मेरे साथ शादी होने वाली है, जल्द ही हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अगर हम दोनों साथ में हैं तो उन्हें तो और भी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो तो खुद ही इस रिश्ते के लिए पहले से तैयार हैं। जब हमारे रिश्तेदार ही पहले से, हमारी फैमिली सब इसके लिए तैयार हैं, तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? श्वेता अब लक्ष्य की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस हो गया, अब जाकर कहीं छुपिए वरना मम्मा आपको देख लेंगी। श्वेता बेटा दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ? श्वेता की माँ बाहर से ही ये सब दरवाज़ा पीटते हुए पूछ रही थी, क्योंकि जब
वहां पर लक्ष्य एकदम से बालकनी से अंदर की तरफ आया तो लक्ष्य को बालकनी में देखकर एकदम से श्वेता डर गई थी, क्योंकि लक्ष्य बालकनी से चढ़कर आया था, इसलिए डर ही डर में श्वेता की चीख भी निकल गई थी। श्वेता अब यहाँ पर लक्ष्य को देखकर उसको छुपने के लिए बोलती है। वो अब लक्ष्य को डोर के पीछे खड़ा करती है, लेकिन लक्ष्य जैसा हट्टा कट्टा आदमी उस छोटे से दरवाजे के पीछे कैसे छुप सकता था। श्वेता उसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में बोली, आप थोड़े छोटे नहीं हो सकते थे क्या? जरूरत थी जो पूरे के पूरे टावर बन के पैदा हुए हो। श्वेता की बात सुनकर एक पल से लक्ष्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, लेकिन अब वो अपनी दिखावटी में अपनी आंखों को छोटा करते हुए अब श्वेता से कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं श्वेता जी। अब श्वेता कहती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मेरे साथ आइए। श्वेता इतना बोलकर अब लक्ष्य को अब खींचते हुए बाथरूम में धक्का देकर बाहर से डोर बंद करते हुए कहती है, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी आवाज़ मत कीजिएगा। लक्ष्य श्वेता की यह बात सुनकर कहता है, ठीक है, आवाज़ मैं नहीं करूँगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब लक्ष्य दरवाज़ा बंद करने के लिए श्वेता को दरवाज़ा बंद करने से रोकते हुए बोलता है, क्या ये कौन सी बात हुई श्वेता? अब लक्ष्य की बात सुनकर कहती है, श्वेता बेटा क्या कर रही हो? गेट क्यों नहीं खोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? बाहर से यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा वापिस आवाज़ लगाते हुए श्वेता से कहती है, हाँ 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 मम्मी आई। श्वेता ये बोलकर जल्दी से बाथरूम का गेट बंद कर देती है और जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन करती है। श्वेता की माँ डोर खुलते ही अंदर आ गई और बोली, क्या हुआ? तू इतनी देर से गेट क्यों नहीं खोल रही थी? पता है मुझे कितनी घबराहट हो गई थी कि पता नहीं अचानक से तुम्हें क्या हो गया है जो तुम्हारे चीखने की आवाज़ एकदम से नीचे तक पहुंची। श्वेता अपनी माँ को देखकर एक झमाई लेते हुए बोली, वो माँ मैं सो गई थी। आप इस वक्त क्या क्या कर रही हो यहाँ पर? तभी अंजलि मल्होत्रा कहती है, अरे कुछ नहीं, कितनी जोर से चिल्लाई थी तू, बस इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, मैं तो तुम्हारी चिंता करना कैसे ही छोड़ सकती हूँ। खाना तो तुमने खाया नहीं, इसलिए ये दूध तो प्लीज़ पी लेना। अंजलि की बात सुनकर अब श्वेता कहती है, हाँ हाँ वो ठीक है, शायद मेरी आंख लग गई होगी, मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसी वजह से मेरी चीख निकल गई होगी। श्वेता अब झूठ बोलते हुए अपनी माँ से कहती है। अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, हाँ तो अकेले सो रही है ना, इसलिए चल अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मैं भी यहीं पर सो जाती हूँ तेरे साथ। अंजलि मल्होत्रा बेड की तरफ जाते हुए कहती है। अंजलि मल्होत्रा को ऐसे बेड की तरफ अपनी माँ को जाते हुए अब श्वेता एकदम से सकपका सी जाती है। वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि श्वेता अच्छी तरह से जानती थी कि उसने तो लक्ष्य को बाथरूम में बंद किया है। अगर यहाँ पर उसकी माँ उसके पास ही सो गई तो फिर ऐसे में तो लक्ष्य को पूरी रात के लिए बाथरूम में ही रहना पड़ जाएगा, इवन वहीं पर ही बाथरूम में सोना भी पड़ जाएगा। और अगर रात को कहीं ना कहीं अंजलि मल्होत्रा को बाथरूम यूज करना पड़ा तो फिर एकदम से तो यहाँ पर बवाल ही होने वाला है। तभी एकदम से श्वेता एकदम से सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या? नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकती। श्वेता अपनी माँ की बात सुनते ही बोली। श्वेता की बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा उसे देखते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तुम तो मेरी बेटी हो, क्या मैं आज अपनी बेटी के पास नहीं सो सकती? अगर आज मेरी बेटी को इतना गंदा सपना आया है कि उसकी चीख निकल गई, तो एक माँ होने के नाते तो मैं अपनी बेटी के पास सो ही सकती हूँ। अपनी माँ की बात सुनने के बाद अब श्वेता कहती है, मेरा मतलब आप यहाँ सोएंगे तो पापा के पास कौन रहेगा? रात को उन्हें कहीं पेन वेन हुआ तो आपका उनके पास होना ज़रूरी है। आप पापा के पास जाइए, मैं यहाँ पर सो जाऊँगी। श्वेता अपनी माँ को जैसे तैसे करके अपने कमरे से दूसरे कमरे में सोने को भेज देती है। अब श्वेता जल्दी से वहाँ से जब अंजलि मल्होत्रा वहाँ श्वेता के कमरे से निकल जाती है तो अंजलि मल्होत्रा के जाने के बाद अब श्वेता जल्दी से भागकर अपने बाथरूम का डोर खोल के देखती है तो वहाँ पर लक्ष्य दीवार से टेक लगाकर खड़े एकटक सामने देख रहा था। लक्ष्य की नज़रें सामने देखकर श्वेता उसकी नज़रों का पीछा करती है तो उसके गाल शर्म से लाल पड़ने लगे थे, क्योंकि सामने श्रेया के कुछ छोटे कपड़े रखे हुए थे जिन्हें देखकर अब वहाँ पर लक्ष्य एकटक उन्हें ही देखा जा रहा था। श्वेता उन्हें देखकर जल्दी से अब लक्ष्य का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम से लगभग खींचकर बाहर निकालते हुए बोली, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे किसी के कपड़ों को कौन देखता है? तभी लक्ष्य अचानक से श्वेता की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए श्वेता को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। अब श्वेता को उसे देख न जाने क्या हुआ, वो बिना एक पल गवाए एक झटके में ही श्वेता को उसकी कमर से पकड़ के उसके करीब खींच के उसने उसको अपनी बाहों में ले लिया।
बेचारी श्वेता एकदम से घबरा जाती है क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे हक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। श्वेता ने तो ये सोचा भी नहीं था कि लक्ष्य ऐसे उसे एकदम से हक कर लेगा। हालांकि लक्ष्य का नेचर जब उससे श्वेता स्टार्टिंग में उससे मिली थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अब यहाँ पर श्वेता ने अपना प्यार कबूल लिया था, वो इस रिश्ते के लिए तैयार थी। तो अब लक्ष्य का प्यार उसके लिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और अब लक्ष्य श्वेता से मिलने के लिए भी यहाँ पर उसकी बालकनी से भी आ गया था। ये बात श्वेता को अच्छे से पता थी कि लक्ष्य अब उससे कितना प्यार करता था। अब श्वेता लक्ष्य को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, मुझे लगता है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने मम्मी को यहाँ से भेज दिया है, लेकिन अगर मम्मा या पापा या भाई उनमें से कोई भी अगर ऊपर आ गया तो यहाँ पर मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। श्वेता की बात करते हुए अब लक्ष्य कहता है, लेकिन एक शर्त पर, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। लक्ष्य की ऐसी जिद देखकर अब श्वेता कहती है, अजीब मुसीबत है यार। अब श्वेता लक्ष्य से कहती है, ओके क्या जिद है आपकी, बताइए मुझे। अब लक्ष्य कहता है, अगर आप प्रॉमिस करती हैं कि आप दिन में कम से कम एक बार तो मुझे मिलेंगी, चाहे वो आप लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट पर ही मिले, या फिर मेरे ऑफिस में, या फिर आप मुझे अपनी फार्मास्यूटिकल में बुलाएं, लेकिन आप दिन में एक बार तो मेरे से मुलाकात ज़रूर करेंगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। आज रात मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ, चाहे फिर कोई भी आए। लक्ष्य की ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुनकर और ऐसी जिद देखकर अब तो श्वेता काफ़ी घबरा गई थी, क्योंकि श्वेता किसी भी हाल में आए अपने परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। हालांकि मल्होत्रा परिवार को अच्छे से पता था कि यहाँ पर लक्ष्य और श्वेता दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ही एंगेजमेंट की बात चल रही थी, लेकिन श्वेता कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। श्वेता वैसे भी उन लड़कियों में से नहीं थी जो अपने परिवार के बारे में ना सोचे, इसलिए श्वेता कहती है, ओके ठीक है, मैं डेली आपसे मिलूंगी, लेकिन आप अभी के अभी यहाँ से जाइए, इससे पहले कि कोई आपको यहाँ पर देख ले। लक्ष्य अब यहाँ पर श्वेता की इतनी घबराहट देखने के बाद अब लक्ष्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, ओके श्वेता जी, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लग जाता है। लक्ष्य को उसके दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब श्वेता कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, आप उस साइड से क्यों जा रहे हो। तभी लक्ष्य कहता है, और मैं कहाँ से जाऊँगा, सब दरवाज़ा तो इसलिए ही होता है ना कि हम सब उसके अंदर से आ जा सकें, तभी तो हम दरवाजे के थ्रू ही तो एक कमरे से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। लक्ष्य की ऐसी बात सुनकर अब श्वेता एकदम से परेशान हो जाती है कि अब वो उसको क्या कहे। अब श्वेता उसको कहती है, लेकिन लक्ष्य जी, आप इधर यहाँ से नहीं आए थे, इसलिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। श्वेता की बात सुनकर अब लक्ष्य कहता है, क्यों, मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता, क्या यह दरवाज़ा मुझे यहाँ से जाने के लिए रोकेगा या फिर आप रोकेंगी। लक्ष्य की ये बात सुनकर अब श्वेता कहती है, क्योंकि अगर आप यहाँ दरवाजे से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से घर से बाहर जाते हुए या मेरे कमरे से बाहर जाते हुए घर का फैमिली सदस्य या कोई नौकर ही आपको देख ले, फिर वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। श्वेता की ये बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं लक्ष्य को भी मज़ा तो बहुत ही आ रहा था, क्योंकि आज श्वेता ने लक्ष्य से एक बार भी बात नहीं की थी और वो यहाँ पर आके बस श्वेता से यही सब कंसेस करवाना चाहता था। लेकिन अब वो उसको ज़्यादा परेशान ना करते हुए अब से कहता है, लेकिन श्वेता, अगर मैं खिड़की से जाऊँगा और मुझे चोट वोट लग गई तो। लक्ष्य के मुंह से चोट वोट का सुनकर अब श्वेता एकदम से सकपका सी जाती है। वो कहती है, हाँ चोट तो लग जाएगी, लेकिन अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना। वैसे भी जब आप यहाँ से ऊपर चढ़े थे तो चोट के बारे में तो आपको तब भी सोचना चाहिए था। यहाँ पर श्वेता की बात भी बिल्कुल ही जायज़ थी, क्योंकि जब लक्ष्य ऊपर चढ़ा था तो चोट तो उसमें भी लग सकती थी। अब श्वेता लक्ष्य से कहती है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहीं से ही अब वापस जाए, क्योंकि आप आए भी यहीं से ही थे। उन दोनों की ये नोकझोंक अब धीरे धीरे उन दोनों की इस नोकझोंक से अब उनके प्यार और भी बढ़ता ही जा रहा था। अब लक्ष्य श्वेता की बात सुनकर अब वो श्वेता के कमरे से निकल जाता है